गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कोशिका में आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कोशिका में बात कर चुके थे। कोशिका के परिभाषा के बारे में हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे सेल। तो सेल में आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ सेल्स, दूसरा टॉपिक हम लोग जो डील करेंगे वो है साइज ऑफ सेल्स। तीसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे शेप ऑफ सेल्स। और फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। इससे पहले हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख चुके हैं कोशिका का। हिस्ट्री में हम लोग देखे थे 1665 रॉबर्ट हुक, जिन्होंने पहली बार कोशिका को देखा, जो डेड कोशिका थी, कॉर्क कोशिका में उन्होंने देखा था। उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था। उस माइक्रोस्कोप का सिंपल माइक्रोस्कोप था, जिसकी सहायता से उन्होंने कॉर्क कोशिकाओं, कॉर्क उत्तक की कोशिकाओं को देखा था, जो हनीकॉम्ब के जैसा दिखाई दिया था। उनको हेक्सागोनल षटकोणीय सेल्स थे। इसके बाद 1674 ईस्वी में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार लिविंग सेल देखा था। और इन्होंने एक डिजाइन किया था माइक्रोस्कोप, जो कि हाई पावर का माइक्रोस्कोप था। ये लेंस के व्यापारी थे नीदरलैंड के। इन्होंने जो डिजाइन किया माइक्रोस्कोप, उसकी सहायता से तालाब के पानी में अमीबा को देखा, पैरामीशियम को देखा, युग्लिना को देखा। इसके बाद इन्होंने स्पर्म कोशिकाओं को देखा। इसके अलावा उन्होंने आरबीसी देखा कैमल में और ह्यूमन में। तो इस तरह से धीरे धीरे विकसित होते हुए आगे हम लोग फिर पढ़े थे। इसके बाद 1838 और 39 में 1838 और 1839 में हमने दो साइंटिस्टों का नाम बताया था, एम.जे. स्लेडन और दूसरे थे टी स्वान। ये दोनों जर्मनी के बायोलॉजिस्ट थे। एक थे बॉटनिस्ट, यानी कि स्लेडन बॉटनिस्ट थे, पादप विज्ञान शास्त्री थे, और जो स्वान थे वो जियोलॉजिस्ट थे, यानी कि जंतु विज्ञान के जानकार थे। इन दोनों ने इंडिपेंडेंट रूप से रिसर्च किया, स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया पौधों का और जानवरों का, और एक सिमिलर कंक्लूजन पर दोनों पहुंचे। दोनों ने कहा कि एक ने कहा कि प्लांट का बॉडी कोशिका का बना होता है, दूसरे ने कहा एनिमल का बॉडी कोशिका का बना होता है। इस तरह से दोनों के स्टेटमेंट को मिला के एक स्टेटमेंट बनता है कि बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट हमने अभी कहा कि प्लांट एंड एनिमल्स बॉडी आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये आगे चल करके सेल थ्योरी का पार्ट बना, यानी कोशिका सिद्धांत। तो इसलिए कहा जाता है कि इन दोनों ने मिल करके कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद इससे पहले एक घटना 1831 में हुई थी, जिसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड, और डिस्कवरर का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर न्यूक्लियस की खोज की, केंद्रक की खोज की। ये 1831 ईस्वी की बात है। इसके अलावा हिस्ट्री में एक पॉइंट और छूटा था, जो आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद ये चारों पॉइंट डील करूंगा। तो अगला जो पॉइंट है वो है 1855 एडी में साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट विर्चो। ये रॉबर्ट विर्चो जो थे वो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के थे, और पैथोलॉजिस्ट थे, यानी रोग वगैरह की जानकारी काफ़ी ज़्यादा थी। ये पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते थे, और डिजीज कॉजिंग मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते थे, कैसे डिजीज होता है और किसके द्वारा होता है, और उसका कंट्रोल मेजर्स क्या होगा, कैसे उसको रोका जा सकता है। ये सारे स्टडी करते थे रॉबर्ट विर्चो। तो रॉबर्ट विर्चो जो थे ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के पैथोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट था ओमनिस सेलुला ई सेलुली। ये स्टेटमेंट बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट था, इनका बिलीफ काफ़ी स्ट्रांग था। और इन्होंने कहा ओमनिस सेल्ला इस सेल्ला का मतलब जो होता है, इसका इंग्लिश मीनिंग अगर देखा जाए तो होता है ओल्ड सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
न्यू सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग को हम ओल्ड भी कह सकते हैं, ओल्ड सेल्स। सो न्यू सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग और ओल्ड सेल्स, यानी नया सेल जो बनता है वो पुराने सेल से ही बनता है। और इन्होंने कहा कि पुराना सेल जब डिवाइड करता है, विभाजित होता है, तो जो प्रोसेस होगा नए सेल बनने का होगा बाय सेल डिवीजन, यानी पुरानी कोशिकाएं जब विभाजित होंगी तो नए कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेल डिवीजन का कंसेप्ट दिया। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द टर्म सेल डिवीजन, यानी सेल विभाजन, कोशिका विभाजन का जो संकल्पना है उसका विकास ही रॉबर्ट विर्चो ने किया है। और इन्होंने ये बताया कि जो पुरानी नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनता है। इससे पहले लोग मानते थे कि जीवन का जो विकास हुआ है वो नॉन लिविंग चीज़ों से हुआ है, तो उस बात को इन्होंने डिस्प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट में, नहीं कि जो भी नई कोशिकाएं बनती है आसपास में जो पुरानी कोशिकाएं हैं उसी के विभाजन से बनती है। तो इस तरह से यानी कि इन्होंने जो 1838 और 39 में एमजे स्लेडन एंड टी श्वान ने जो सेल थ्योरी दिया था, कोशिका सिद्धांत, उसको थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया। तो ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्लेडन एंड श्वान एंड फाइनल थ्योरी टेक्स अ न्यू फॉर्म, यानी कि जो फाइनल जो थ्योरी था वो एक नया रूप लेकर के आया। तो हम लोग इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से जो सेल थ्योरी बना है उसकी बात कर लेते हैं। सो रॉबर्ट विर्चो के बारे में बात करें तो रॉबर्ट विर्चो जो थे, रॉबर्ट विर्चो, इन्होंने ही वॉज द फर्स्ट पर्सन to introduce the concept of cell division. He also modified cell theory. ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेल डिवीजन का कंसेप्ट दिया, और इनके सेल डिवीजन के कंसेप्ट से जो सेल थ्योरी स्लेडन वन ने दिया था, स्लेडन श्वान ने जो दिया था, वो मॉडिफाइड हो गया। तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी क्या था वो बात कर लेते हैं हम लोग। सो अगर हम बात करें मॉडिफाइड सेल थ्योरी की, तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी में कुछ बातें थी। पहला बातें था प्लांट्स एंड एनिमल्स are made up of many small units called cell, यानी प्लांट हो या एनिमल हो वो स्मॉल छोटे छोटे यूनिट के बनते हैं जिन्हें सेल कहा जाता है। दूसरा बात इन्होंने कहा कि न्यू सेल्स आर derived from old cells या pre-existing cells by the process of cell division. By the process of cell division. ये दो मॉडिफाइड सेल थ्योरी के दो स्टेटमेंट थे। एक स्टेटमेंट जो पहला स्टेटमेंट था उन्होंने दिया था, जर्मनी के दो वैज्ञानिकों ने दिया था, नाम था एमजे स्लेडन एंड टी श्वान, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो दिया है रॉबर्ट विर्चो ने। तो इन दोनों के स्टेटमेंट को मिलाकर थोड़ा सा सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया। आगे जब देखिएगा तो आगे फ्यूचर में बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया इस पर और सेल थ्योरी को एक नया रूप दिया जिसे मॉडर्न सेल थ्योरी कहा जाता है। कुछ खुजला रहा है। फर्दर मेनी बायोलॉजिस्ट बहुत सारे जीव वैज्ञानिक जो हैं वर्कड इन द फील्ड ऑफ सेल एंड प्रपोज्ड मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक सेल थ्योरी प्रपोज किया।
मॉडर्न सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो मॉडर्न सेल थ्योरी के स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है। पहला स्टेटमेंट है ऑल एनिमल्स, नॉट ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स, सॉरी ऑल ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। यानी बाद में सब लोगों ने रिसर्च करने के बाद ये पाया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी के सभी कोशिका के बने हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, एक ऐसा भी जीव है जो कोशिका का नहीं बना है। सो एक्सेप्ट वायरसेस, विषाणु, वायरस को हिंदी में विषाणु कहा जाता है। यानी सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, लेकिन वायरस एक्सेप्शन है, इसका अपना कोशिका नहीं होता। यह डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है जो प्रोटीन के कवर से घिरा होता है, कोई सेल नहीं है। ये सेल के यानी कि ये बाहर में जो है नॉन लिविंग है, निर्जीव है, लेकिन जैसे ही किसी के कोशिका में प्रवेश करता है ये जीवित हो जाता है और अपना काम करने लगता है। दूसरा, जैसा कि वर्चाओ ने कहा था, न्यू सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेल डिवीजन ऑफ ओल्ड सेल्स। यानी नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के सेल डिवीजन से हुआ है। तो न्यू सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि ओल्ड सेल्स, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सॉरी, यहाँ पे एन लगेगा, मॉडर्न होगा। तो तीसरा जो थ्योरी है, थर्ड जो पॉइंट था, उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल फंक्शन है, कार्य है, बहुत सारे सेलुलर एक्टिविटीज का योग है। तो उन्होंने कहा था तीसरा पॉइंट, फंक्शन ऑफ अ लिविंग, फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द total sum of many cellular activities। यानी उन्होंने कहा कि एक जीव का जो कार्य है बहुत सारे कोशिकाओं के कार्यों से मिलकर बनता है। तो ये तीन चीजें मॉडर्न सेल थ्योरी के पार्ट बनी। आइए अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स की। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ सेल्स का, तो नंबर ऑफ सेल्स जो हो सकता है किसी किसी ऑर्गेनिज्म में एक हो सकता है, किसी में एक से अधिक भी हो सकता है। तो इट मे बी 1 to many, एक से कई तक हो सकता है, बहुत सारे तक हो सकता है। और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कोशिका की संख्या के आधार पे ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला है यूनिसेलुलर, दैट इज एक कोशिकीय जीव, और दूसरा है मल्टी सेलुलर, अर्थात बहुकोशिकीय जीव। नाम से यह स्पष्ट है, एक कोशिकीय जीव जो होंगे, बॉडी इज मेड अप ऑफ वन सेल, पूरा शरीर एक कोशिका का बना हुआ है। और यहां बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है एक से अधिक कोशिका का बना है, और जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी एक कोशिका का बना है। लेकिन ध्यान देना है कि दोनों के जीवन का शुरुआत एक ही कोशिका से होता है। लाइफ साइकिल ऑफ बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
begin with a single cell। ये सही है कि एक कोशिकीय जीव का शरीर जो है एक कोशिका का बनेगा और बहुकोशिकीय जीव में एक से अधिक कोशिकाएं होंगी, लेकिन दोनों के जीवन का शुरुआत एक ही कोशिका से हुआ है, ये ध्यान में रखना है। और आगे बात करें अगर हम एक कोशिकीय जीवों का एग्जाम्पल, तो इसमें अमीबा है, पैरामेशियम है, यूग्लिना है, एटसेट्रा कर दीजिए, बहुत सारे हैं। और मल्टीसेलर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन हो गया, गोट्स हो गया, प्लांट्स हो गए, ये सब मल्टीसेलर है। ह्यूमन, गोट्स, प्लांट्स मल्टीसेलर। और यूनिसेलर में अमीबा हो गया, पैरामेशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब यूनिसेलर है। और लाइफ साइकिल चाहे यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर हो, दोनों का शुरुआत एक ही कोशिका से होगा। तो आई थिंक कि आपको बात समझ में आएगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग हो सकती है। किसी में एक ही कोशिका पूरे जीवन भर रहेगा और किसी में एक से अधिक रहेगा। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल ले लिया, हम लोग के शरीर में करीब करीब 6 अरब कोशिकाएं होती हैं लगभग, जबकि अमीबा में एक ही कोशिका है। तो अमीबा हो गया एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलर, यानी कि यूनिसेलर जिसका बॉडी एक कोशिका का बना हुआ है। मल्टीसेलर बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर या मल्टीसेलर हो, उसके लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र के शुरुआत में जब शुरू हुआ उसका लाइफ, उस समय एक ही कोशिका था। उस कोशिका को हम लोग जाइगोट जनरली कहते हैं, युग्मज कहते हैं। तो युग्मज से ही आगे हम लोग डिवाइड करके एक से बहुत सारी कोशिकाएं हो गई हमें, और अमीबा में युग्मज ही क्या रह गया, उसका बॉडी बन गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय, उनके जीवन का शुरुआत एक ही कोशिका से होता है। अगर हम एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना। इसके बाद अगर इधर बात करें तो ह्यूमन, गोट्स, प्लांट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक कोशिकीय में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुकोशिकीय में भी हैं। तो इस तरह से आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नंबर ऑफ सेल्स समाप्त होता है। दूसरा है साइज ऑफ सेल्स। तो कोशिका का साइज जो है 0.1 माइक्रोमीटर से फ्यू सेंटीमीटर्स तक होता है। इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोमीटर, या इसको माइक्रोन भी कहा जाता है। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। आपने घातांक में पढ़ा होगा कि पावर अगर नेगेटिव हो तो नीचे आ जाता है, तो 1/10⁻6 मीटर। इसका मतलब है 1/1 पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इतना मीटर। यानी 1 मीटर लेंथ को 10 लाख भागों में, छोटे छोटे भागों, बराबर भागों में बांट दे तो एक भाग जो होगा 1 माइक्रोमीटर होगा। बहुत ही छोटा साइज है। तो सेल की कोशिका क्या हो सकती है, 1 माइक्रोमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक होती है। और माइक्रोमीटर रेंज वाले हमें दिखाई नहीं देते, जबकि सेंटीमीटर वाले तो दिखेंगे। तो इसका मतलब है कि सेल का साइज माइक्रोस्कोपिक से लेकर के मैक्रोस्कोपिक हो सकता है। माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप से दिखाई दे, मैक्रो इतना बड़ा हो कि नगण्य आंखों से दिख जाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो सबसे पहला अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के सेल का साइज 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम स्मॉलेस्ट एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल, तो यह है माइकोप्लाज्मा, जिसको हम लोग PPLO भी कहते हैं। इसका साइज लगभग 10 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। डायमीटर इसका रेडियस, सॉरी डायमीटर जो होता है लगभग 10 माइक्रोमीटर होता है। माइकोप्लाज्मा या PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक
ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म है कॉजेज निमोनिया डिजीज। इन कैटल्स, कैटल यानी मवेशी, गाय भैंस बकरी, ये सब मवेशी हैं। तो इनमें क्या करता है कि निमोनिया डिजीज कॉज करता है। और कैटल में जो निमोनिया डिजीज है, इस डिजीज को हम बोवाइन निमोनिया कहते हैं। बोवाइन न्यूमोनिया, बोवाइन निमोनिया कहते हैं। तो सबसे छोटा एनिमल कोशिका माइकोप्लाज्मा है, इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो का मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स। तो लंग्स में निमोनिया, ये लंग्स से रिलेटेड डिजीज है, निमोनिया डिजीज हो जाता है। निमोनिया डिजीज में क्या होता है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, सर्दी खांसी बहुत तेज बहुत ज़्यादा हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। खास करके अगर हम लोगों में देखा जाए तो हम लोगों में बच्चों में होता है, 5-7 साल से नीचे के बच्चों का। लेकिन ये कैटल मवेशियों में भी होता है। और मवेशी में जो निमोनिया है वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा, उसके द्वारा होता है। और कैटल में जो निमोनिया होता है उसको बोवाइन निमोनिया कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें लार्जेस्ट एनिमल सेल, तो लार्जेस्ट एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट एनिमल सेल का एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिक एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके डायमेंशन की बात करें तो एक जो इसका होता है 2 डायमेंशन होगा, एक लॉन्ग एक्सिस, एक मेजर एक्सिस, एक माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस जो डायमीटर है ये होता है 100 यानी 13 सेंटीमीटर या 130 मिलीमीटर। और ये जो बड़ा वाला होता है ये होता है 117 है, मान लीजिए 17 सेंटीमीटर यानी 170 मिलीमीटर। तो 13/17 यानी कि इसका साइज है 13 सेंटीमीटर बाई 17 सेंटीमीटर। किसका साइज है? तो लार्जेस्ट सेल जो है एनिमल सेल, जिसको हम ऑस्ट्रिक एग कहते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा, उसका आकार है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। सबसे छोटा सेल जो है बैक्टीरिया का होता है, जिसको 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर कहते हैं। आप पूछ सकते हैं कि वायरस भी तो छोटा होता है ऐसा, लेकिन वायरस का तो कोशिका होता ही नहीं है। कोशिका की शुरुआत होती है बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया का आकार जो है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल में बैक्टीरिया का सेल होता है। उसके बाद एनिमल में बात करें तो एनिमल में सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा है, और सबसे बड़ा सेल है ऑस्ट्रिक एग। माइकोप्लाज्मा का डायमीटर होता है लगभग 10 माइक्रोमीटर के बराबर, और लार्जेस्ट एनिमल सेल जो है वह है ऑस्ट्रिक का अंडा, एग, जिसका साइज जो होता है, ऑस्ट्रिक मतलब शुतुरमुर्ग, इसका साइज होता है 13 सेंटीमीटर बाई 17 सेंटीमीटर। अंडा है तो थोड़ा सा लंबा होगा, तो लॉन्ग एक्सिस होगा और शॉर्ट एक्सिस होगा। शॉर्ट एक्सिस जो होगा 13 सेंटीमीटर का, और लॉन्ग एक्सिस हो जाए 17 सेंटीमीटर का। आगे हम लोग अगर बात करें लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, सबसे लंबा एनिमल सेल कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट एनिमल सेल जो है वो आपका नर्व सेल है। नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, इसका साइज लगभग 90 सेंटीमीटर से ऊपर होता है, 90 सेंटीमीटर एंड मोर। 90 सेंटीमीटर या इससे ऊपर साइज का होता है, आसानी से दिखेगा। तो इस तरीके से लॉन्गेस्ट एनिमल सेल की हमने बात की। थोड़ा सा प्लांट में भी हम लोग देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट प्लांट सेल की बात करें तो ओल्फिया। ओल्फिया को हम डकविड भी कहते हैं। ये पूरा का पूरा प्लांट ही एक सेल का है, और इसका आकार जो है लगभग 100 माइक्रोमीटर से 300 माइक्रोमीटर तक होता है, और इसका जो वेट है, वजन, करीब करीब 150 माइक्रोग्राम होता है। इसके बाद अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, तो लॉन्गेस्ट प्लांट सेल जो होगा उसको हम लोग कहते हैं जाइलम सेल्स।
जो कि वाटर कंडक्ट करता है, वाटर का कंडक्शन करता है। इसके बाद अगर ह्यूमन में बात करें, ह्यूमन बीइंग में स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म है और लार्जेस्ट सेल जो है वो है ओवम, या इसको एग कहते हैं। यानी स्मॉलेस्ट सेल हो जाएगा शुक्राणु, नर शुक्राणु, और मादा अंडाणु। बड़ा हो गया, बड़ा वाला अंडाणु, छोटा वाला शुक्राणु। इस तरह से साइज के बारे में जानकारी आपको हमने दिया। तो साइज यहाँ पे, यानी कि साइज ऑफ सेल्स यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अगर बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कोशिका की संख्या अलग ज़्यादा होगी। ये नहीं कि उसका बड़ा बड़ा कोशिका होगा। हाथी है और एक चूहा है, कोशिका का आकार एक रेंज में ही होगा, ठीक है, एक रेंज में ही होगा। जैसे कि फ्यू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर और यानी कि जो रेंज है उसी रेंज में कोशिका का साइज रहेगा। हाँ, कोशिका की संख्या कम और ज़्यादा होगी, जिसके कारण आकार बड़ा या छोटा होगा ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं शेप ऑफ सेल्स। शेप ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल का जो शेप है, उस सेल के फंक्शन और भी इसके अलावा विभिन्न फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं। तो शेप ऑफ सेल्स यानी कि कोशिका की आकृति है, शेप ऑफ सेल्स डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ निम्नलिखित कारक हैं जिस पे निर्भर करेगा। जैसे पहला जो फैक्टर है वो है सेल वॉल। सेल वॉल सेल के बाहर का एक फर्म कवर है। तो क्या करेगा, सेल वॉल एक सेल के शेप को निश्चित रखेगा। अगर सेल वॉल हेक्सागोनल है तो शेप सेल भी हेक्सागोनल हो गया। सेल वॉल अगर रेक्टेंगुलर है तो शेप भी रेक्टेंगुलर हो गया। पॉलीगोनल सेल वॉल है तो सेल भी पॉलीगोनल हो जाएगा। बैरल शेप्ड सेल वॉल है तो बैरल शेप्ड सेल हो जाएगा। तो यानी कि सेल वॉल डिटरमाइन शेप ऑफ द सेल मोस्टली इन प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल। प्लांट की कोशिका एंड बैक्टीरिया की कोशिका और खास करके फंगल सेल्स, इन तीनों में सेल वॉल डिटरमाइन करता है। इसके अलावा दूसरा जो फैक्टर है सराउंडिंग सेल्स। एक सेल का शेप जो है बाकी के आसपास के सेल से भी नहीं लगता। मान लीजिए एक सेल है, इसके चारों ओर सेल्स हैं, तो ये सारे सेल्स इस पे प्रेशर डालेंगे तो शेप में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आएगा। तो यानी कि बाहर की कोशिकाएं जब अंदर में प्रेशर, यानी आसपास की कोशिकाएं ये कोशिका पर जब प्रेशर डालती है तो इसका शेप थोड़ा सा डिफॉर्म होता है। तो सराउंडिंग सेल्स भी क्या करेंगी, कोशिका के आकार को निर्धारित करेगी। इसके अलावा तीसरा साइटोस्केलेटन एंड हाइड्रोस्केलेटन ऑफ सेल। अब एक कोशिका के अंदर वाटर है, वाटर को हम हाइड्रोस्केलेटन कहेंगे। हाइड्रोस्केलेटन मतलब वाटर कंटेंट। वाटर है तो वाटर इस कोशिका को अंदर धंसने से रोकेगा कि नहीं रोकेगा। वाटर विल प्रिवेंट सेल टू कोलैप्स। अंदर सिकुड़ने से वाटर रोकेगा। वाटर अंदर ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा तो फैलेगा, वाटर बाहर निकलेगा तो ये सिकुड़ेगा। तो वाटर भी क्या करेगा, कोशिका के शेप को डिसाइड करेगा। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, एक नेट की तरह, जाल की तरह फैले होते हैं। तो अंदर में जो साइड फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे, कोशिका को टाइट रखेंगे। जैसे रैकेट आपने देखा होगा बैडमिंटन का, बैडमिंटन के रैकेट से अगर अंदर का तांत निकाल दिया जाए तो बैडमिंटन का जो रिम है वो अंदर की ओर धंस सकता है, लेकिन तार रखने के बाद धंसाने पे बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसका मतलब कि इस कोशिका में भी अंदर में क्या है, नेटवर्क है, जाल है फाइबर्स का और माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ये क्या करेगा, कोशिका को अंदर धंसने से रोकता है। तो इसको कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो कोशिका का जो साइटोस्केलेटन अर्थात अंदर जो फाइब्रिल्स एंड ट्यूब्यूल्स हैं वो भी कोशिका को श्रिंक करने से रोकते हैं। तो दीज आर साइटोस्केलेटन। ये सब कहलाते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड फाइब्रिल्स। फाइबर्स और ट्यूब्स का नेटवर्क है, जाल है।
इसके अलावा इसमें जो वाटर है, इस वाटर को हम हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। तो वाटर कंटेंट हाइड्रोस्केलेटन हो गया, और साइटोस्केलेटन अंदर के फाइबर्स एंड ट्यूब्यूल्स का जो नेटवर्क है वो कहलाता है साइटोस्केलेटन। तो ये दोनों जो हैं सेल को अंदर से सपोर्ट देते हैं, गिव इंटरनल सपोर्ट, और शेप को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। और चौथा फैक्टर जो है फंक्शन ऑफ सेल, यानी कोशिका का कार्य भी उसके शेप को निर्धारित करता है। जिस प्रकार का कार्य होगा उस प्रकार का उसका शेप होगा। तो आइए हम लोग कुछ कोशिकाओं को देखते हैं, उनके आकार और उनके फंक्शन को देखते हैं। सेल्स एंड देयर शेप। लीवर सेल्स। लीवर सेल्स कैसे होते हैं? हेक्सागोनल होते हैं। प्लांट सेल्स मोस्टली, प्लांट सेल्स या तो हेक्सागोनल होंगे या बैरल शेप्ड होंगे या पॉलीगोनल होंगे। ठीक है, कहीं कहीं स्फेरिकल भी हो सकते हैं, आइसोडायमेट्रिक। स्फेरिकल का एक नाम देते हैं हम लोग आइसोडायमेट्रिक। ये प्लांट सेल का हेक्सागोनल मतलब षटकोणीय 6 भुजा वाला हो सकता है, बैरल मतलब गोली के जैसा, पॉलीगोनल मतलब हो गया पंचभुजाकार, चतुर्भुजाकार, इस तरीके से। स्फेरिकल मतलब गोलाकार। इसके अलावा अगर हम बात करें जर्म सेल्स, हम लोग का जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल होते हैं वो क्यूबॉइडल होता है। फिर बात करें अगर स्पर्म का, ह्यूमन स्पर्म, तो एक्रोनिमेटिक होता है। एक्रोनिमेटिक मतलब इसमें ऐसा शेप होगा, हेड हो गया और एक टेल हो गया। इस शेप को हम एक्रोनिमेटिक कहते हैं। ओवम की बात करें तो ये स्फेरिकल होता है, ऐसा। इसी प्रकार अगर हम आरबीसी की बात करें तो बाइकनकेव एंड डिस्क लाइक होता है, मतलब ऐसा। बाइकनकेव डिस्क लाइक, अंदर की ओर दोनों तरफ से धंसा रहेगा और एक बटन के आकार का होगा, गोलाकार होगा। ठीक है, तो बाइकनकेव डिस्क लाइक होता है। बाइकनकेव डिस्क लाइक। और रोल कर, चूंकि इसको रोल करना है, आर्टरी में क्या करना है, रोल करते हुए चलना है ब्लड के साथ, इसीलिए ऐसा होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसका शेप इरेगुलर है। इरेगुलर इसलिए है क्योंकि ये अपना शेप चेंज कर सकता है, क्योंकि इसको कभी कभी आर्टरी से बाहर भी निकलना पड़ता है। बाहर निकलने के लिए सुई के आकार का हो जाए। और इसके अलावा फिर इरेगुलर शेप अमीबा के जैसा होता है। तो अमीबा भी देख लीजिए, तो अमीबा का सेल कैसा है, इरेगुलर है। ये भी अपना शेप बदल सकता है। तो इस तरह से अलग अलग कोशिकाओं का आकार अलग अलग हो सकता है। उसके फंक्शन के द्वारा या विभिन्न फैक्टर्स के द्वारा कोशिका का आकार निर्धारित होता है। तो कोशिका के आकार के निर्धारण में विभिन्न फैक्टरों का योगदान है। हमने कुछ कोशिकाओं, उनके शेप को देखा। आगे पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी कोशिकाएं उसके शेप मिलेंगी। कुछ और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। मसल सेल्स, पेशीय कोशिकाएं। मसल सेल्स का जो शेप है वो स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पिंडल शेप्ड अर्थात ये ऐसा होगा, इस तरीके के सेल होगा, ये स्पिंडल शेप कहलाता है। इसके अलावा अगर हम नर्व सेल, न्यूरॉन की बात करें, नर्व सेल्स, नर्व सेल्स को हम लोग कहते हैं इलोंगेटेड होता है, लंबा, जनरली ऐसे होता है।
ये नर्व सेल का शेप है। तो नर्व सेल जो इसमें पार्ट्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन नर्व सेल्स लंबा जैसा होता है, इलोंगेटेड कहते हैं इसको। इस शेप का नाम है इलोंगेटेड शेप। ठीक है, तो इस तरह से विभिन्न कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं। ये आकार, कोशिकाओं के आकार जो है उनके फंक्शन के द्वारा निर्धारित होते हैं। कहीं कहीं सेल वॉल के द्वारा निर्धारित होता है, हाइड्रोस्केलेटन यानी वाटर कंटेंट के द्वारा निर्धारित होगा, या फिर साइटोस्केलेटन सेल के अंदर जो फाइबर्स एंड ट्यूब्स हैं इसके द्वारा निर्धारित होगा, या फिर कहीं कहीं सराउंडिंग सेल्स के द्वारा भी निर्धारित होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सेल के आकार को आकृति को निर्धारित करता है। शेप का मतलब होता है आकृति। अब हम लोग अंतिम टॉपिक यानी टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सेल्स। तो सेल्स मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के आधार पे सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक न्यूक्लियस, और यू कैन से दैट ट्रू न्यूक्लियस। इसमें वास्तविक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो न्यूक्लियस की जगह क्या पाया जाता है? इंस्टीड यानी न्यूक्लियस के बदले न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, प्लस एंटी यानी प्रेजेंट। लेकिन यूकैरियोटिक की बात करें तो ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और भी बहुत सारे अंतर हैं जिसके बारे में हम लोग जब सेल कंक्लूड करेंगे तो उस समय बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं। इसमें 70S राइबोसोम्स होते हैं, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट, और इसमें 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको कि 70S 80S क्या होता है। राइबोसोम्स प्लस एंटी लिख दे रहा हूँ, प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, माइनस एंटी यानी एब्सेंट। यहां पे मेम्ब्रेन से, झिल्ली से घिरा हुआ कोई भी अंगक नहीं पाया जाता, जबकि यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। इसके अलावा यहाँ पर डीएनए नेकेड होता है, नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए का मतलब है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स, यानी इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। जबकि यहां पे क्या होगा? कवर्ड डीएनए होगा, दैट इज विथ हिस्टोन प्रोटीन। यानी डीएनए में यहां हिस्टोन प्रोटीन होता है, यहां हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। ये कुछ डिफरेंसेस थे दो टाइप्स में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल जो है बैक्टीरिया है। इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, ये दो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आते हैं प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई तीनों आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक हो गए, आर्किया भी इसी में आ जाएगा। इसके अलावा उधर देखें तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई यूकैरियोटिक में आते हैं। अंतर क्या है? तो एक में न्यूक्लियस, यानी प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं है, उसके जगह पर न्यूक्लियोइड है, और यूकैरियोटिक में क्या है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अब इसके अलावा हम बात कर ले तो क्या होता है कि इसमें 70S राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक में, 80S होगा यूकैरियोटिक में। मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कोई भी अंगक
प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा, जबकि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ अंगक यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। और नेकेड, यहाँ पे डीएनए नेकेड होता है, यानी कि बिना हिस्टोन प्रोटीन के होता है। यहाँ पे डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। डीएनए क्या है आगे हम लोग बात करेंगे, इसी चैप्टर में बात करेंगे। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे क्लास में हम लोग कोशिका के संरचना और विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ेंगे।